हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली जो 16 फरवरी है, इस डेट को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस का मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसे हम या तो एमसीक्यू के माध्यम से या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक पर थ्योरी पोर्शन यहां पर कवर करेंगे। अभी फिलहाल अगर बात करें तो यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत, यूनिट नंबर 7 हमारी चल रही है। ऑलरेडी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल्स, टिश्यूज, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो राव एकेडमी भोपाल के यूट्यूब चैनल पर जाना है। बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज की क्लास में फिलहाल हम यहां पर डिस्कस करेंगे एनवायरनमेंट के जो एमसीक्यू हैं उनका पार्ट 2। कल की क्लास में भी हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस किया था और 30 ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करेंगे। अगर बात करेंगे टेस्ट सीरीज की जो खास बात है वो ये है, यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट और साथ में सी सेट के भी पेपर हैं। और एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच को ध्यान में रखते हुए जो भी क्वेश्चंस डिजाइन किए गए ना वो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी एग्जाम है। मतलब जैसे क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर टेस्ट सीरीज में शामिल किए गए हैं। तो और सबसे खास बात, ये जो टेस्ट सीरीज है आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। तो आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद, मंतव्य, संपूर्ण, सिद्धि, समर्पण। तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी क्लासेज है ना वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर आपको मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब ऑफलाइन सेंटर में आके भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन क्लास भी देख सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है वो ये है, राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया या सिंपली क्लास खत्म होने के बाद या तो बारकोड स्कैन करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जो भी यूजर्स iOS, जो आईफोन मोबाइल चलाते हैं, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, वहां पर भी ये एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी आप हमसे जुड़ करके राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की जो क्लास है वो एमसीक्यू बेसिस पर होने वाली है। तो सभी लोग आंसर करेंगे और क्लास के अंतिम में अपना अपना स्कोर देखेंगे, खुद को इवेल्युएट करेंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और बहुत सी अच्छी चीजें भी यहां पर आपको जानने को मिलेंगी। तो देखेंगे जो पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन फॉर्मेशन। आपको ही पता है कि भैया हमारे जो बोल सकते हैं हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये जो ओजोन फॉर्मेशन है, ओजोन गैस का जो निर्माण है, उसके निर्माण को कौन सी प्रक्रिया के नाम से जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन नंबर बी फोटोकेमिकल, ऑप्शन नंबर सी कीमोसिंथेसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिसिस। किस मेथड से ओजोन फॉर्मेशन होता है या ओजोन फॉर्मेशन को दूसरा नाम क्या हम बोलते हैं? चलिए देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्योंकि देखिए जो फोटोसिंथेसिस है इसे प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं और इस मेथड से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। अगर बात करें फोटोकेमिकल का मतलब क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे कि फोटो मतलब होता है लाइट, या फोटोन मतलब क्या होता है, जो एनर्जी बंडल्स होते हैं, सूर्य की जो रोशनी है, जो सन रेज है, उसमें एनर्जी के बंडल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फोटोन्स। तो फोटोन्स और केमिकल, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन में आपको चीज पता है, या तो मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे, या तो मॉलिक्यूल्स का एडिशन होगा या मॉलिक्यूल्स का सब्सट्रैक्शन होगा। मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या तो जुड़ेंगे
या तो आपस में टूटेंगे, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन किसकी वजह से हो रही है, फोटोन की वजह से हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, फोटोन की वजह से, या सिंपल सन रेज की वजह से हो रही है, और आपको पता है सूर्य की रोशनी होती है, उनमें कौन सी वेव होती है, अल्ट्रा वायोलेट, अल्ट्रा वायोलेट वेव, अल्ट्रा वायोलेट अवरक्त किरणें। तो सिंपल सी बात है सर, फोटोन की प्रेजेंस में, सूर्य की किरणों की प्रेजेंस में, या फिर अल्ट्रा वायोलेट रेज की प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होती है उसी को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब अगर आपको पता हो कि सर ओजोन फॉर्मेशन में सबसे पहले O3 है जो O2 है, और अल्ट्रा वायोलेट जो रेज है, इसी से हमारी क्या बनेगी भैया, O3 बनेगा। क्या बनेगा, O3 बनेगा। सिस्टमैटिकली अगर बात करें 3O2 और अल्ट्रा वायोलेट रेज, यहां पर 2 ओजोन बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो O2 है, O2 में 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, अगर यहां पर अल्ट्रा वायोलेट रेज पड़ेगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी, तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बने, 2 एटम बनेंगे, मॉलिक्यूल नहीं बने। ये O2 मतलब मॉलिक्यूल और केवल O मतलब ये एटम्स है, तो 2 एटम बन गए। अब यहां पर मैंने रिएक्शन में 3 O2 लिया, तो एक O2 से तो 2 एटम बन गए, और जो बचे हुए 2 O2 हैं उनसे ये इंडिपेंडेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, O3। क्या बनाते हैं, O3। तो इसीलिए जो ओजोन फॉर्मेशन है उसे हम क्या बोलेंगे सर, फोटोकेमिकल। क्या बातें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जो कीमोसिंथेसिस है ना, वो बेसिकली कैंसर पेशेंट, कैंसर के इलाज में होता है। कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी आप लोगों ने सुना होगा, कीमोसिंथेसिस उसी को बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर्स इन, जानवरों और पौधों की जो प्रजातियों की सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं डाइवर्सिटी, या इसी को बोल सकते हैं द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको कहां पर देखने को मिलेगी, इक्वेटोरियल, डेजर्ट्स, टेम्परेचर डिसोडिएशन और ट्रॉपिकल मॉइस्ट। मतलब किस प्रकार के वनों में आपको सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में कितने ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट्स हैं या नंबर ऑफ स्पीसीज है, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सवाना, टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। अब ध्यान से समझेंगे। देखिए जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, वहां पर जो तापमान है साल भर बना रहता है, तो मतलब यहां की जो जलवायु है सर वार्म क्लाइमेट है, ठीक है ना, वार्म क्लाइमेट है। अगर कहीं की भी क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट है, मतलब ये सर्वाइवल के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, सर्वाइवल के लिए अच्छी मानी जाती है। लेकिन आप ये नहीं बोलेंगे सर रेगिस्तान जो है, जो हमारे राजस्थान के रेगिस्तान है सर, वहां पर क्यों नहीं है। तो केवल एक ही कंडीशन जरूरी नहीं है। अगर कहीं पर वार्म क्लाइमेट है, मतलब गर्मी ठीक ठाक है, और दूसरी कंडीशन है यहां पर हाई रेनफॉल। हाई रेनफॉल आपको ही पता है सर, जो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है इसी को बोलते हैं डोल्ड्रम, और यहां पर साल भर बारिश होती है, साल भर बारिश होती है। मोस्टली यहां पर साइक्लोनिक रेनफॉल देखने को मिलती है, चक्रवाती वर्षा देखने को मिलती है। अब देखिए बारिश भी है, क्लाइमेट भी आपको वहां पर गर्म है, इसलिए इक्वेटोरियल रीजन में आपको ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है ना, उनके सर्वाइवल के लिए ये कंडीशन बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर इक्वेटोरियल की बात करें ना, इक्वेटोरियल के बाद अगर कहीं पर पाए जाते हैं तो वो पाए जाते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल के बाद जो बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और ट्रॉपिकल में भी सबसे पहले आएंगे एवरग्रीन, उसके बाद मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर ड्राई डेसिडुअस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो बायोडाइवर्सिटी है कम होती जाती है, सबसे ज्यादा इक्वेटर में, और फिर उसके बाद ट्रॉपिकल, और ट्रॉपिकल में भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन, फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। आगे बढ़ेंगे। रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ, आपको भी पता सर रामसर सम्मेलन हुआ, वो किसके संरक्षण से संबंधित है, वेटलैंड्स, ड्राईलैंड्स, फॉरेस्ट या बायोफ्यूल्स। रामसर कन्वेंशन किसके संरक्षण से संबंधित है।
चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वेटलैंड्स। अब आइए समझते हैं। देखिए अगर बात करेंगे रामसर की, रामसर एक शहर का नाम है और ये है कहां, ईरान में। ईरान का एक छोटा सा शहर है रामसर। यहां पर 2 फरवरी 1971, ये डेट याद रखना, 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन में किसके संरक्षण की बात की गई, वेटलैंड्स। वेटलैंड्स या इसी को हिंदी में बोलते हैं आर्द्र भूमि। क्या बातें क्लियर है? हिंदी में क्या बोलते हैं, आर्द्र भूमि। तो वेटलैंड से संबंधित है। अब देखिए इसीलिए तो 2 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से रिलेटेड रामसर कंजर्वेशन या रामसर कन्वेंशन हुआ था। ठीक है ना। चलिए तो इतनी सारी चीजें आपको नोट करना है। आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडॉप्टेड एजेंडा 21, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि जो एजेंडा 21 है, एजेंडा 21 बेसिकली एक्शन था एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स को लेके, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजेंडा 21। तो एजेंडा 21 को यूनाइटेड नेशन ने कब अपनाया था, ठीक है ना, या हमने कब अपनाया था? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फर्स्ट अर्थ समिट। एजेंडा 21 की बात हमने कब की थी पहली बार? मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट अर्थ समिट। और ये कब हुई थी भैया? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में। और हुई कहां थी? रियो। रियो मतलब ब्राजील, ठीक है ना। देखिए ब्राजील की राजधानी नहीं है रियो डी जेनेरियो, एक बहुत प्रसिद्ध शहर है। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, तो कंफ्यूज नहीं होना। फर्स्ट अर्थ समिट में ही हमने एजेंडा 21 को अपनाया। अब बाकी की बात कर लेते हैं सर। क्योटो प्रोटोकॉल 1997, और यहां से एक इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकल के आया था, कार्बन क्रेडिट। तो जो कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट है वो भी कहां से आया है भैया? क्योटो प्रोटोकॉल। अगर बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की 1987, और इसका संबंध किससे है? ओजोन गैस, ओजोन गैस के संरक्षण या फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज है उनके इमिशन से संबंधित है। अगर बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड तो लिखेंगे रियो प्लस 20, रियो प्लस 20 वर्ष 2012। और ये भी कहां पर हुआ था? रियो में। लेकिन कब हुआ था? वर्ष 2012। इसीलिए हमने क्या बोल दिया? रियो प्लस 20। 1992 में पहली बार रियो समझौता हुआ, उसमें प्लस 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 2012। चलिए उम्मीद है यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज कंसीडर्ड टू बी द एनवायरमेंटल हजार्ड। निम्नलिखित में से ये 4 पौधों के नाम लिखे हुए हैं। आपको बताना है सर कौन सा ऐसा पौधा है जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है, पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। यूकेलिप्टस, बबूल, नीम और अमलतास। कौन सा ऐसा पौधा है जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है? कौन सा ऐसा पौधा है जो पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है? चलिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है यूकेलिप्टस। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूकेलिप्टस का जहां पर भी पेड़ होता है या जहां पर बड़े लेवल पर यूकेलिप्टस आपको देखने को मिलेंगे, वहां पर जो ग्राउंड वाटर है ना वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मतलब ग्राउंड वाटर को डिप्लीट करने का, भूमिगत जल को धीरे धीरे खत्म करने का काम कौन करता है? यूकेलिप्टस। इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये पर्यावरण के लिए भी एक खतरा है। और वाटर को एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है? मिट्टी में जितने भी उपस्थित पोषक तत्व है ना, आसपास की पूरी मिट्टी से ये अपने पास ले लेता है, ठीक है ना। और देता कुछ भी नहीं है, केवल उपयोग में आती है इसकी लकड़ी। यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नाइक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकोलॉजिकल नाइक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, आपको बताना है सर जो पारिस्थितिक, देखिए आला बोलते हैं या पारिस्थितिक निकेत या निचेत बोलते हैं। इसकी जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले किसने दिया था? G.E. हॉचिंसन, J.B. जोसेफ ग्रेनेल बोलते हैं, जे ग्रेनेल, E.P. ओडम या C.C. पार्क। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार इकोलॉजिकल नाइक के बारे में बताया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल नाइक। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जोसेफ ग्रेनेल। इनका पूरा नाम है जोसेफ ग्रेनेल। अब समझते हैं ये इकोलॉजिकल नाइक है क्या। तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैंने कल बताया था कि सर इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र, इकोसिस्टम का मतलब है सर एक ऐसा क्षेत्र, ये कोई भी एक क्षेत्र है, ठीक है ना, जहां पर बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं, बायोटिक मतलब लिविंग,
और जहां पर अबायोटिक मतलब होते हैं जो निर्जीव। जैसे हम रहते हैं तो गांव का इकोसिस्टम अलग है भाई, गांव में रहने वाले लोग और उनके चारों तरफ का जो पर्यावरण है वो अलग है। शहर में रहने वाले लोग और उनके आसपास का जो पर्यावरण है वो अलग है। तो कुल मिला के एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट साथ में है और इनका एक दूसरे से क्या है भैया, इंटरेक्शन है। क्या है इंटरेक्शन? मतलब इंटरेक्शन मतलब जो बायोटिक कंपोनेंट है सर, जो सजीव घटक है, जैविक घटक है, वो अपने सर्वाइवल जीवन यापन के लिए किस पर निर्भर है? मतलब अबायोटिक पे, अजैविक घटकों पे, ठीक है ना। इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले। किसने दिया था? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था, एजी टेंसले। अब इकोसिस्टम अगर आपने समझ लिया तो इकोलॉजिकल नाइक समझ। देखिए जो इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम है ना, वो एक कम्युनिटी की बात करता है। इकोसिस्टम किसकी बात करता है? कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब होता है कि पूरे के पूरे सभी जो निर्जीव और सजीव हैं, घटक है, उनको मिला दो तो उसे बोलते हैं कम्युनिटी। लेकिन जो इकोलॉजिकल नाइक है वो इंडिविजुअल की बात करता है। किसकी बात करता है? इंडिविजुअल। किसकी बात करता है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की क्या बात करता है कि भैया वो कहां रहता है? हैबिटेट। हैबिटेट मतलब उसका घर क्या है, कहां रहता है। दूसरा, उसके कौन कौन से संसाधन है। कौन कौन से संसाधन है मतलब अपने जीवन यापन पर के लिए किस किस पर निर्भर है, उसके संसाधन क्या है। और तीसरा वो क्या क्या काम करता है, फंक्शन। वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा, फंक्शन करेगा। और तीसरा, इनका रोल क्या है। इनका रोल क्या है मतलब सर, अगर आप किसी भी सजीव या निर्जीव, कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्तिगत स्तर पर आप ये पता कर रहे हो कि उसका घर क्या है, उसके लिए या उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से हैं, उसका उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में, इकोसिस्टम में क्या काम है, उसका क्या रोल है, तो इन सबको ही मिला के आप क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नाइक। फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए एक गांव है, उस गांव में आप लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो आप बताएंगे सर हैबिटेट, कहां रह रहे हैं? सर गांव में रह रहे हैं। मकान कैसा है? पक्का मकान है, ठीक है भैया। अब आप अपने जीवन यापन को पूरा करने के लिए किस किस पर निर्भर? सर हवा पर है, पानी पर है, मिट्टी पर है। ये आपके क्या हो गए? कंपोनेंट्स हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। फिर आप अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है, दोस्तों पर डिपेंडेंट है, तो लाइक वो आपके क्या हो गए? बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब आपका भी तो कुछ काम होगा ना, आप स्टूडेंट हो गए, टीचर हो गए, किसान हो गए, तो आपका भी कुछ ना कुछ क्या है? कंपोनेंट। आपका क्या है? एक रोल है, आपका एक फंक्शन है। तो ये सभी जानकारियों को मिला के हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल नाइक। और इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो अवधारणा है, वो सबसे पहले किसने दिया था? जोसेफ ग्रेनेल। चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी? ठीक है ना, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम। देखिए ओशियन, लेक, ग्रॉसलैंड एंड मैंग्रोव है, ये चार दिए गए हैं इकोसिस्टम। आपको बताना है सर प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, फिर सबसे कम, मतलब इस तरीके से घटते क्रम में आपको जमाना है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सबसे पहले मैंग्रोव्स, फिर ग्रॉसलैंड, फिर लेक और फिर ओशियन। आइए समझते हैं। देखिए अगर बात करेंगे, अब आपके दिमाग में आएगा सर ये प्रोडक्टिविटी है क्या? प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बायोमास, अमाउंट ऑफ बायोमास और अमाउंट ऑफ कार्बन कितना स्टोर है, कितना स्टोर है। स्टोर हमेशा कहां पर होता है? वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा पेड़ पौधे आपको कहां पर दिखेंगे? ज्यादा पेड़ पौधे आपको कहां पर दिखेंगे? मतलब वहीं की प्रोडक्टिविटी या वहां पर स्टोर्ड कार्बन या वहां पर स्टोर्ड बायोमास सबसे ज्यादा है। अब खुद समझिए सर ये जो मैंग्रोव है ये तो इकोटोन है, मतलब यहां पर प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा ही मिलेगी। उसके बाद घास के मैदान, ठीक है भैया, फिर उसके बाद झीलें, और सबसे कम वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा सर ओशियंस में, जो महासागर है। तो इस तरीके से चीजों को नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by the organism but also its functional role in the community of organism? अभी अभी मैंने आपको बताया ही है कि एक ऐसी जगह जो कोई भी ऑर्गेनिज्म,
ठीक है ना, जो कोई भी जीव घेर के रखता है, घेर के रखता है मतलब जहां पर वो रह रहा है, और उस कम्युनिटी में जहां पर वो रह रहा है उसका क्या फंक्शन है, इसी को तो हम बोलते हैं इकोलॉजिकल नाइक। और इसकी अवधारणा किसने दिया? जोसेफ ग्रेनल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ बायोमास। देखिए मान कीजिए जैसे फसल है या कोई भी पेड़ है या किसी भी बायोमास को आप जलाते हैं तो कौन कौन सी गैसें निकलती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। कौन कौन सी गैसें हैं जो बायोमास को जलाने में निकलती हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। अगर किसी भी बायोमास को आप जलाएंगे, अगर किसी भी बायोमास को आप जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, मीथेन होगा, ओजोन होगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे। द वर्ल्ड डेनिसोवन, आप लोगों ने न्यूज में एक शब्द सुना होगा डेनिसोवन। ये डेनिसोवन संबंध, ये जो शब्द है इसका संबंध किससे है? फॉसिल्स ऑफ अ काइंड ऑफ डायनासोर, अर्ली ह्यूमन स्पीसीज, अ केव सिस्टम ऑफ फाउंड नॉर्थ ईस्ट, जियोलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इन चारों में से आपको बताना सर डेनिसोवन का मतलब है क्या? डेनिसोवन का मतलब है क्या? डेनिसोवन का मतलब है क्या? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एन अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। देखिए न्यूज में डेनिसोवन शब्द पाया गया क्योंकि ये अर्ली ह्यूमन स्पीसीज है, अर्ली ह्यूमन है। और बेसिकली ये कहां पर मिले हैं तो लिखेंगे यूरेशिया। कहां पर मिले हैं? यूरेशिया। यूरेशिया, यूरेशिया मतलब रशिया का एशिया वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, जो साइबेरिया वगैरह है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे डेनिसोवंस। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। फिलहाल देखेंगे ट्रैफिक से संबंधित ये दो कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि भैया सबसे पहले तो आपको याद रखना है ट्रैफिक का फुल फॉर्म। ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स। कि अगर किसी भी पेड़ पौधे या जंगली जानवर का आप व्यापार करते हैं तो क्या उनके व्यापार से उनके अस्तित्व पर कोई खतरा है या नहीं है, इस चीज के लिए एक एजेंसी है, उसे बोलते हैं ट्रैफिक, वो एनालिसिस का काम करती है। समझ में आई बात? तो ये है इट वर्क्स अंडर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, पहला कथन। दूसरा है इसका उद्देश्य क्या है? ट्रेड इन द वाइल्ड एनिमल्स एंड नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आइए समझते हैं। देखिए जो ट्रैफिक है, आपको बता दूं ट्रैफिक की स्थापना हुई थी 1976। बेसिकली ये एक एनजीओ है, ये कोई भी ब्यूरो नहीं है। ठीक है ना, ब्यूरो नहीं है, ये क्या है? एक एनजीओ है। और है कहां पर? कैम्ब्रिज। कहां पर है भैया? कैम्ब्रिज यूके में एक एनजीओ है। ठीक है ना, और इस एनजीओ को कौन चला रहा है? तो दो एजेंसी का नाम याद रखना, एक है IUCN और एक है WWF, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN स्थापना कब हुई थी भैया? 1948 और WWF स्थापना हुई थी 1969। तो ये दोनों इंटरनेशनल एजेंसीज है जो मिलकर एक एनजीओ चला रही हैं। कहां पर? कैम्ब्रिज यूके में है। और ये कब शुरुआत हुई? 1976 में। और इसका काम क्या है भैया कि अगर किसी भी वाइल्ड एनिमल या प्लांट्स का कोई व्यापार हो रहा है, जैसे चंदन की खेती, चंदन का जो तस्करी होती थी तो उससे खतरा था पर्यावरण को, इसीलिए तो उसे इलीगल घोषित किया गया। तो इस तरीके से अगर किसी भी फ्लोरा और फौना के ट्रेड से किसी भी पर्यावरण पर या पर्यावरण के अस्तित्व पर कोई भी खतरा है तो उससे रिलेटेड जो एनालिसिस है, जो रिपोर्ट है, वो कौन तैयार करेगा? ट्रैफिक। और ट्रैफिक किसके अंडर में काम करता है? IUCN और WWF। स्थापना कब हुई? 1976। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हर शहर में, हर जो नगर निगम है वहां पर एक LED लगी रहती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। आपको बताना है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है? कौन कौन सी गैसों को शामिल किया जाता है? कौन कौन की गैसों को शामिल किया जाता है? तो देखिए अगर बात करें, आइए समझते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत भारत में हुई थी 2014। इसमें टोटल 8 पॉल्यूटेंट है या 8 गैसें हैं जिन्हें हम एज अ एयर पॉल्यूटेंट मानते हैं। 8 कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड, फिर लिखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर लिखेंगे अमोनिया, अमोनिया के बाद लिखेंगे ओजोन, ओजोन के बाद लिखेंगे लेड, लेड के बाद लिखेंगे
पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 2.5 है और एक है पर्टिकुलेट मैटर जिनका साइज 10 है। कितनी हो गई? 3 3 6 और एक 7। एक कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, अच्छा एक और लिखेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो टोटल कितनी गैसें हैं जिन्हें एयर क्वालिटी इंडेक्स में शामिल किया जाता है? 8। कितनी है भैया? 8। अब देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है भैया? ये नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड शामिल है, सल्फर डाइऑक्साइड शामिल है, पर मीथेन शामिल नहीं है। मतलब 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, 2 3 4। तो ये चीज भी दिमाग में रखना है सर। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है शुरुआत 2014 से हुई और इसमें 8 गैसें शामिल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और ओजोन है, फिर है लेड है, फिर पर्टिकुलेट मैटर जैसे धूल धक्कड़ होता है ना, धूल, सस्पेंडेड पार्टिकल बेसिकली इन्हें बोलते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल हवा में तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये 2 तरीके के होते हैं, 2 कैटेगरी के, एक तो 2.5 और एक 10। चलिए आगे बढ़े उसके पहले राव एकेडमी भोपाल की तरफ से आपको बताना चाहूंगा, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमईपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये टेस्ट सीरीज चल भी रही। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके घर बैठे ही खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज देखिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़े और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। देखिए इकोसिस्टम की वो आपसे परिभाषा पूछना चाहते हैं। लिखी तो वैसे हर कोई इकोसिस्टम के बारे में ही लिखा है, लेकिन उसने पूछा बेस्ट डेफिनेशन, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कौन सी हो सकती है। देखेंगे कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, community of the organism together with the environment in which they live, the flora and fauna of a geographical area। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए कम्युनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है सर? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सजीव वस्तु है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट, और एनवायरनमेंट मतलब जो अबायोटिक कंपोनेंट, मतलब एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा कम्युनिटी जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट उपस्थित है, रह रहे हैं, और जो बायोटिक कंपोनेंट है अपने जीवन यापन के लिए, सर्वाइवल के लिए किस पर डिपेंडेंट है? अबायोटिक कंपोनेंट पर। तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक बीइंग अ स्वैम्प और फ्लोटिंग वेजिटेशन। या इसी को इस तरीके से घुमा के भी पूछा जाता है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब देखिए समझते हैं एक्चुअली में है क्या, ये है कहां पर, मैं आपको बता दूं सर, मणिपुर। कहां पर है? मणिपुर में है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। देखिए मणिपुर में एक झील का नाम याद रखना है, लोकटक झील। लोकटक झील। अब लोकटक झील में इतना ज्यादा प्रदूषण है कि वहां पर फाइटोप्लैंक्टन्स बोल सकते हैं या छोटे छोटे आइसलैंड की तरह वेजिटेशन बने हुए। जैसे मान के चलो ये लोकटक झील है, तो यहां पर इस तरीके से वेजिटेशन बने हुए हैं, छोटे छोटे आइसलैंड की तरह दिखता है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे आइसलैंड दिखते हैं, बेसिकली ये वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधों की तरह दिखता है, ठीक है। ये फ्लोटिंग है, बेसिकली ये क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, ठीक है ना। तो लोकटक झील में फाइटोप्लैंक्टन इस तरीके से आइसलैंड की तरह दिखते हैं, एक द्वीप समूह की तरह दिखते हैं। तो हमने क्या बोल दिया इसी को? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। दूसरी बात, ये जो आइसलैंड दिख रहा है ना आपको, ये जो वेजिटेशन दिख रहा है, जो वनस्पति दिख रही है, इसे वहां की लोकल लैंग्वेज में फुमदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुमदी। तो ये चीज भी दिमाग में रखना है, क्या बोलते हैं सर? फुमदी, PHUMDI, फुमदी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जंतु क्या है? एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। इजी सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैंगेटिक डेल्फिन। क्वेश्चन क्या है? एमपीपीएससी वालों के लिए तो यही है,
कब किया गया भैया? 2009। कब किया गया? 2009। तो 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन या जो डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है उसे राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया। ठीक है, चलिए। द टर्म गोल्डीलॉक जोन हमेशा आपको खबरों में दिखता रहता है। गोल्डीलॉक जोन ये है क्या? सिंपल शब्दों में आपको बताऊंगा। गोल्डीलॉक जोन से आप क्या समझते हैं? सभी लोग आंसर करेंगे फिलहाल। चलिए, अब देखिए, अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, गोल्डीलॉक जोन का मतलब क्या है? अर्थ की जो सरफेस है, पृथ्वी की जो सतह है, वहां पर जीवन संभव है। अब पृथ्वी की सतह के ऊपर अगर कहीं पर जो पानी है, जो वाटर है, वो तरल अवस्था में है। तरल अवस्था मतलब लिक्विड फॉर्म में है, फ्लूइड है, मतलब वहां पर जीवन संभव है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब भाई आर्कटिक है, अंटार्कटिक है, जहां पर बर्फ जमी हुई है, तो क्या आपको वहां पर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी? नहीं देखने को मिलेगी। और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट वहां पर स्पेसीज आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, मतलब वहां पर जीवन संभव नहीं है। क्या एवरेस्ट की जो चोटी है वहां पर आप जा सकते हैं, तिरंगा फहरा सकते हैं? क्या आप वहां पर रह सकते हैं? क्या आप अपना वहां पर हैबिटेशन बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो अर्थ की सरफेस के ऊपर जहां पर भी पानी तरल अवस्था में, तरल अवस्था में मतलब वहां का टेम्परेचर ठीक ठाक है, वहां की क्लाइमेट थोड़ा बहुत गर्म है, वार्म क्लाइमेट है, मतलब वहां पर सीधे शब्दों में बात करूं तो जीवन संभव है। जीवन संभव है। क्या भैया? जीवन संभव है। तो एक ऐसा क्षेत्र पृथ्वी की सतह के ऊपर जहां पर जीवन संभव हो, उसी को आप बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन। और अगर आप पूरे वायुमंडल की बात करेंगे तो ये गोल्डीलॉक जोन आपको कहां पर दिखेगा? मार्स और अर्थ के बीच में। कहां पर दिखेगा? मार्स और अर्थ के बीच में। चलिए, तो देखेंगे इसका ऑप्शन क्या है? लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, जहां पर जीवन संभव हो, जहां पर आप रह सको, ठीक है, सरवाइव कर सको, उसी को बोलते हैं गोल्डीलॉक जोन। ठीक है ना? चलिए, लिचेंस विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन द बेयर रॉक, एक्चुअली अ सिम्बायोटिक रिलेशन। देखिए, सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब क्या होता है कि दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन है और इससे फायदा दोनों का हो, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो जो लिचेंस है वो किस किस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का रिजल्ट है? सिंपल सा क्वेश्चन ये है। अल्गी एंड बैक्टीरिया, अल्गी एंड फंगी, बैक्टीरिया एंड फंगी एंड मोसेस। तो देखिए, अगर सिंपल सी बात करें तो लिचेंस मतलब अल्गी और फंगस का क्या होता है? ये अल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। देखिए, फंगस जो है वो खुद खाना नहीं बनाता, लेकिन ब्लू ग्रीन अल्गी इसे बनाता है। मतलब ब्लू ग्रीन अल्गी खाने के लिए, सॉरी, फंगस खाने के लिए किस पर निर्भर है? अल्गी के लिए। अब देखिए, अल्गी को क्या चाहिए? हैबिटेशन, रहने के लिए जगह चाहिए। वो कौन प्रोवाइड करता है? फंगस। ठीक है ना? तो दोनों का काम बन रहा है। जैसे जो रूममेट होते हैं, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तब होगा जब दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है ना, सहयोग हो, उसे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप उसे बोलते हैं लिचेंस। और लिचेंस को ही क्या बोलते हैं? इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगर वायु प्रदूषण है मतलब लिचेंस धीरे धीरे डिकेड होंगी। ठीक है ना? चलिए, नोट करेंगे सभी लोग, आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जैसे मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? चलिए, देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आपको बताना है कि अगर कोई भी व्यक्ति पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ अदम्य साहस का काम करता है, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसे कौन सा इनाम दिया जाता है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी मेदिनी अवार्ड, अमृता देवी और पीताम्बर पंत। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी अवार्ड। बस आपको एक चीज याद रखना है, इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई? 1987। और इसमें पुरस्कार सम्मान राशि कितनी है? 5 लाख। किस व्यक्ति को दिया जाता है भैया? कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संगठन है जिसने पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ अच्छा काम किया है, कुछ सराहनीय कार्य किया है। आगे बढ़ेंगे। इन विच यूनिट इज द
थिकनेस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर इज मेजर्ड, जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है उसकी मोटाई, वो जो परत है उसकी मोटाई नापने के लिए हम किस यूनिट का उपयोग करते हैं भैया? कवर्ट्स, डॉप्सन, मेल्सन एंड नॉन ऑफ द अबव। ये तो सबको याद है और इसका जो करेक्ट आंसर है डॉप्सन। तो भैया जो ओजोन की मोटाई है, ओजोन परत की मोटाई है, उसे नापने के लिए जो यूनिट है वो कौन सी है? डॉप्सन यूनिट। कौन सी है? डॉप्सन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट करेक्टली रिलेटेड टू इट्स इशू। देखिए सिंपल सी बात है कि एक तरफ लिखे हुए हैं प्रोटोकॉल या सम्मेलन, ठीक है, आपको बताना वो सम्मेलन और यहां पर क्या है, यहां पर कौन कौन से प्रावधान या कौन कौन से टारगेट सेट किए गए या इनका उद्देश्य क्या है। अब आपको बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। सॉरी, पहले अच्छे से पढ़ेंगे सभी लोग फिर आंसर करेंगे। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से वो है ऑप्शन नंबर सी। देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है, सही बात है। बोन कन्वेंशन जर्मनी बोन में है, सम्मेलन हुआ 1979 में और माइग्रेटरी स्पेसीज से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेजल कन्वेंशन बेसिकली याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेजल। बेजल कन्वेंशन 1989 में तो हुआ था, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? ट्रांस बाउंड्री, कल भी मैंने आपको बताया था, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट की मतलब ऐसा नहीं है कि जो भारत है, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, तो भारत का जो भी खतरनाक हानिकारक जो कचरा है वो नदियों के माध्यम से पाकिस्तान भेज दो, ऐसा कभी भी नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा कोई भी कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके लिए बेजल कन्वेंशन 1989 बना हुआ है, ठीक है ना। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट मतलब एक देश की सीमा से दूसरे देश की सीमा में कोई भी हानिकारक जो वेस्ट है उसे हमें मूव नहीं कराना, कहीं फेंक नहीं देना, है ना। और रॉटरडम तो आपको ही पता है कि ट्रेड से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ट्रेड से। किसके ट्रेड से? जो भी हानिकारक रसायन है, हजार्डस केमिकल्स। तो बाकी तो देख ही सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। द बुक साइलेंट स्प्रिंग एक किताब है, बहुत फेमस किताब है साइलेंट स्प्रिंग। इसके लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग बुक के लेखक क्या, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ साइलेंट स्प्रिंग बुक? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैकेल कार्सन। और ये किताब कब लिखी थी पता है? 1962। कब लिखी थी? 1962। इंपॉर्टेंट है। 1962 में रैकेल कार्सन ने द साइलेंट स्प्रिंग बुक लिखी थी और बेसिकली उस टाइम पर उन्होंने ये लिखने की बात बोली थी कि अभी तक कोई भी देश या फिर कोई भी अंतरराष्ट्रीय ऐसी संस्था नहीं है जो पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर सचेत हो, ठीक है ना। मतलब इन्होंने पर्यावरण की हालत पर, पर्यावरण की जो होने वाले नुकसान है, कैसे उन नुकसान से हम पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसी के लिए उन्होंने बोला था साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ेंगे। द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, जो सोलर रेडिएशन होते हैं, सोलर विकिरण होते हैं, उनका सबसे ज्यादा उपयोग किस तरीके के चक्र में होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर, किस तरीके के साइकिल में सोलर रेज की प्रमुख भूमिका होती है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वाटर साइकिल। देखिए अगर सोलर रेज ही नहीं होगी, मतलब सूर्य की किरणें ही नहीं होगी, तो पानी का कभी भी वेपोरेशन नहीं होगा। जब वेपोरेशन नहीं होगा तो वायुमंडल में वाटर वेपर्स नहीं होगी। जब वाटर वेपर्स नहीं होगी तो कभी भी कंडेंसेशन नहीं होगा और कभी भी बारिश होगी नहीं। तो मतलब एक जो वाटर साइकिल है उसके बारे में हम कभी भी परिकल्पना भी नहीं कर सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सोलर रेज। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन एंड वेयर नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग, इसी को बोलते हैं नीरी, कहां पर है भैया? नीरी कहां पर है और कब स्थापित हुआ था? 1970 धनबाद, 1958 नागपुर, 1952 दिल्ली, 1960 बेंगलोर। कहां पर भैया पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। याद रखेंगे ये फैक्ट है। नेशनल एनवायरनमेंट एंड रिसर्च सेंटर कहां पर है भैया? रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? नागपुर, 1958। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अगर बात करेंगे भारत में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, सतत विकास लक्ष्य है, वो कितने हैं? 17। इन विकास के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो पॉलिसी बनाना, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना किसका प्रमुख काम है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो अब है ही नहीं, ठीक है ना। और डिस इन्वेस्टमेंट कमीशन किसके लिए होता है भैया? जो भी सरकारी शेयर है उनके प्राइवेटाइजेशन से संबंधित है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का ये काम नहीं है। ये किसका काम है? नीति आयोग। तो आपसे कोई कितना भी घुमा फिरा के पूछे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का इंप्लीमेंटेशन किसका उद्देश्य है, आप बताएंगे सर
नीति आयोग। देखिए आगे बढ़े, फिर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज शुरू की गई है और इवन ये चल भी रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को सभी लोग ज्वाइन करें, ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली है। ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, देख सकते हैं सभी लोग। ये हमारे टारगेटेड बैच है, जैसे बुनियाद, मंतव्य, संपूर्ण, सिद्धि, तो किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। क्लासेज यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पर मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो है आप सभी को याद रखना है और आप सभी को मतलब ध्यान रखना है क्लास के बाद, वो ये है राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है और ये iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपको मिलेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बारकोड को स्कैन करेंगे, या फिर सिंपली प्ले स्टोर पर जाना है, ठीक है ना, और वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम में जाना है, सर्च करना है राव एकेडमी और ये आपको वहां पर मिलेगा। इसको डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी ना, या फिर बोल सकते हैं जो भी मॉक टेस्ट है, डेली क्विजेज हैं, ठीक है ना, जो भी वीडियोज हैं, वो सब आपको कहां पर मिलेंगे, इसी एप्लीकेशन पे। तो इसलिए खुद तो डाउनलोड करना ही, साथ में दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। राव एकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जो नोटिफिकेशन है, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस छोटे से सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो सबसे पहले क्लास को लाइक करना है, अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे ज्यादा दोस्तों से, मतलब दोस्तों के साथ, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।